नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का तूफानी दौरा। बिजनौर और मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे भूपेंद्र चौधरी। बिजनौर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रैली। बिजनौर के नुमाइश मैदान में होगी बीजेपी की जनसभा। इसके बाद मुजफ्फरनगर में भी कई करोड़ों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी रहेंगे मौजूद। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का लगातार ताबड़तोड़ तूफानी दौरा। तो एक तरफ बिजनौर में मौजूद होंगे तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का यह तूफानी दौरा। बिजनौर और मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। इस दौरान सबसे पहले बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रैली होने वाली है और इस रैली को संबोधित करेंगे। बिजनौर के नुमाइश मैदान में होगी बीजेपी की ये जनसभा। तो वही मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो कई करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद होंगे उनके साथ। तूफानी दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। बिजनौर और मुजफ्फरनगर के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, जहां बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और जनता तक तमाम योगी सरकार और केंद्र सरकार के कामों को बताते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां पर कई करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद होंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद होंगे उनके साथ। तो दो जिलों के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। एक तरफ बिजनौर तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में मौजूद होंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद होंगे। मुजफ्फरनगर वासियों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। करोड़ों की सौगातों का शिलान्यास करेंगे भूपेंद्र चौधरी। इसके साथ ही साथ बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जहां बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है लोगों के, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दोनों जिलों में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं और माना जा रहा है कि इन रैलियों और संबोधन के बाद, योजनाओं के बाद पदाधिकारियों के साथ बैठ भी सकते हैं, तमाम चुनाव को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं, संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां फैक्ट्री में 3 करोड़ की गड़बड़ी देखने को मिली है। स्टेट जीएसटी टीम ने की 20 घंटे तक जांच। फैक्ट्री में खामियां मिलने पर हुई कार्रवाई। टीम ने 90 लाख रुपए मौके पर जमा कराए। तो चक्रधर केमिकल कंपनी की फैक्ट्री पर कार्रवाई। मंसूरपुर के नेशनल हाईवे पर स्थित है यह फैक्ट्री। आपको बताते चले कि फैक्ट्री में 3 करोड़ की गड़बड़ी। मुजफ्फरनगर से यह खबर, जहां स्टेट जीएसटी टीम ने 20 घंटे तक जांच की। फैक्ट्रियों में कई खामियां मिली। तो टीम ने 90 लाख रुपए मौके पर जमा कराए। तो चक्रधर केमिकल कंपनी की फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई है। तो स्टेट जीएसटी टीम ने की 20 घंटे तक जांच, जिसमें कई खामियां पाई गई। 90 लाख रुपए मौके पर जमा कराए गए। ये कंपनी चक्रधर केमिकल कंपनी की फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर स्टेट जीएसटी की यह कार्रवाई देखने को मिली है। मंसूरपुर के नेशनल हाईवे पर स्थित है ये फैक्ट्री। चक्रधर केमिकल कंपनी की यह फैक्ट्री है, जहां पर कई गड़बड़ियां पाई गई। तो 3 करोड़ की ये गड़बड़ी बताई जा रही है। स्टेट जीएसटी की टीम ने 20 घंटे तक जांच की। फैक्ट्री में खामियां मिलने पर हुई कार्रवाई। टीम ने 90 लाख रुपए मौके पर जमा कराए।
खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी की 24 बाइकें पुलिस ने बरामद की है। बाइक चोरी करके सस्ते दामों में बेचते थे चोर। गिरफ्तार हुए चोरों का लंबा है आपराधिक इतिहास। एसपी सिटी ने किया घटना का खुलासा। तो थाना नजीबाबाद के जाफराबाद रोड का ये मामला है। तो बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। तो चोरी की 24 बाइकें पुलिस ने बरामद की है। और अधिक जानकारी के साथ बिजनौर से संवाददाता फैजल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, बाइक चोर गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है और इस दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दूं, अगर बात की जाए कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ एसपी नीरज कुमार जाधव ने चार्ज दिया है और चार्ज लेते ही उनके दरादन एक्शन देखने को मिला है। लगातार अगर बात की जाए 2.5 लाख इनामी आते चार्ज लेने के बाद ही तुरंत ढेर कर दिया गया। जी। अब अगर बात की जाए क्राइम की, तो क्राइम बिल्कुल जिले में कंट्रोल दिखाई दे रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि एसपी नीरज कुमार जाधव सख्त हैं और वो कार्रवाई पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। अब बड़ी कामयाबी पुलिस को इस प्रकार मिली है, जो बिजनौर के थाना प्रभारी राधेश्याम है, उन्हें सूचना मिली कि क्या नाम है 2 चोर कहीं जा रहे हैं। उन्हें घेरा गया और पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो पता चला कि 5 सदस्य उनके चोर जो सदस्य थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे 24 बाइकें बरामद की गई, 2 तमंचे बरामद किए, कुछ नकदी बरामद की। और पुलिस जांच कर रही है कि इस गैंग का बड़ा पर्दाफाश करेगी। इस गैंग में और भी सदस्य हैं, उन्हें जल्द से जल्द जेल भेजेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए फैजल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी में होंगे विश्व कप के 5 मैच। तो 13 अक्टूबर को पहली बार खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला होगा। तो 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। आईसीसी ने विश्व कप के मैचों के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हो चुके हैं कई आईपीएल मैच। तो 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच होगा। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत और पाक के बीच ये महामुकाबला होगा। तो आईसीसी ने विश्व कप के मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कब कौन सा मैच कहां पर आयोजित किया जाएगा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कई आईपीएल मैच हो चुके हैं। अब विश्व कप इस स्टेडियम में देखने को मिलेगा। युवती को अगवा कर मोमबत्ती से दागा, सादे कागज पर दस्तखत कराकर फेंका, पीड़ित ने लगाया आरोप। मुकदमा वापस लेने के लिए अमानवीयता 7 पर लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। युवती बृहस्पतिवार को हुई थी अगवा। इंदिरा नगर इलाके की निवासी है पीड़िता। तो 7 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। इंदिरा नगर इलाके की निवासी है पीड़िता। तो युवती को अगवा कर मोमबत्ती से दस्तखत करवाए। तो वही गर्भवती की मौत के मामले में हॉस्पिटल सील मामले में स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा है। कृष्णानगर स्थित राज अर्चना हॉस्पिटल विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को मारा छापा। अस्पताल मानक विहीन संचालित होता मिला। जांच होने तक नहीं होगा अस्पताल का संचालन। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी साझा की है। अब खबर आगरा से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला। सर्किल की फोर्स के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शमशाबाद कस्बे में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने ईदगाह पर ड्रोन से निगरानी रखी। ईद के त्योहार पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का हुआ फ्लैग मार्च। अब खबर आगरा से है, जहां मां के लिए थाने पहुंचा बेटा। मां को पीटता देख 3 किलोमीटर चला पैदल। पत्नी से मारपीट करता था शराबी पति। 12 साल के बच्चे ने की पिता की शिकायत। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। परिजनों महिला के कहने पर चेतावनी पर छोड़ा है। वहीं थाना बसौनी गांव जेबरा शारदा टंकी का ये मामला है। खबर कानपुर से है, जहां नशेबाज बदमाशों के हौसले बुलंद है। बागाही चौकी के चंद कदम की दूरी पर राहगीर की पिटाई। दबंगों ने राहगीर को ईंट पत्थरों से किया लहूलुहान। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद नहीं पहुंची डायल 112। तो बापूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही पुलिस चौकी के पास की ये घटना है।
खबर बिजनौर से है, जहां गुलदार के हमले से मौत से गुस्से में ग्रामीण गुलदार को पकड़ने में वन विभाग नाकामयाब रही। गन्ने के खेत में छुपा है आदमखोर गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग को सुनाई खरी खोटी। गुलदार को पकड़ने के लिए 7 बीघा गन्ने की खेती हुई नष्ट। किसान ने मुआवजे की वन विभाग से लगाई गुहार। तो रेहड़ क्षेत्र के मच्छमार इलाके का ये पूरा मामला। फर्रुखाबाद से अब खबर है, जहां दबंगों के घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल युवती अस्पताल में हुई मौत। तो जमीनी विवाद में दबंगों ने लोगों से की थी मारपीट। दबंगों के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ नहीं की थी कार्रवाई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कड़ियोली गांव का ये पूरा मामला। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए बीजेपी के एजेंडे की झलक दिखा दी। पीएम ने भाषण से साफ है कि इस दफे बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे को न केवल जोरों शोरों से उठाने वाली है, बल्कि इसके साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार दी जाएगी। पीएम ने अपने भाषण में विपक्षी एकता की कवायद की भी जमकर खबर ली। सवाल उठता है कि क्या वाकई बीजेपी आम जनता को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर साध पाएगी, और वो मुद्दे जिन्हें उठाकर बीजेपी 2014 में प्रचंड बहुमत से साथ सत्ता में आई थी, वो मुद्दे इस बार भी काम आएंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हों तो ऐसा माहौल तो बन ही जाता है। ऊपर से अगर पीएम का भाषण पूरे तेवर वाला हो तो यकीन मानिए कार्यकर्ता सीधे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये वानगी एक बार देख लीजिए। आप जरा प्यार से बैठिए भैया। आपका उत्साह, जब बूथ में आप जाएंगे वहां उत्साह दिखाना। तो असल में हुआ ये कि भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो पूरे तेवर में नजर आए। यूं लगा कि जैसे इस भाषण से प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनावों के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। फिर चाहे समान नागरिक संहिता पर उनका रुख रहा हो, विपक्षी एकता पर उनकी प्रतिक्रिया रही हो, परिवारवादी पार्टियों पर उनका बयान रहा हो, या फिर विपक्षी पार्टियों के घोटाले गिनाने का, हर मोर्चे पर पीएम ने विपक्ष की न केवल जमकर खबर ली, बल्कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी किन तेवरों के साथ आगे बढ़ेगी उसका भी इशारा दे दिया। यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। साफ है, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर है और इस पर प्रमुखता से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन क्या ये कर पाना इतना ही आसान है? इसे समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर भारत में कितने तरह के कानून फिलहाल चलन में हैं और ये कब बने। आजादी के बाद
अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बने। इनमें 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बना, 1956 हिंदू उत्तराधिकार और हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम बना। इसके अलावा मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में बना। आजादी से पहले भी कई ऐसे कानून बने जो आज भी चलन में हैं। ये भी अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। इनमें 1880 में काजी अधिनियम, 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम, 1837 में शरीयत अधिनियम, 1939 में मुस्लिम विवाह अधिनियम और 1936 में पारसी विवाद और तलाक अधिनियम बना। इसके अलावा आदिवासी समुदाय के बीच भी कई परंपरागत ऐसे कानून हैं जो कानूनी किताबों के दायरे में तो नहीं आते, लेकिन वो चलन में हैं। ऐसे में सरकार के सामने समान नागरिक संहिता को लागू कराना भी बड़ी चुनौती है। मुस्लिम समाज की बात छोड़ भी दें तो आदिवासी समुदाय की नाराजगी खत्म करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय से बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती रही हैं। यूसीसी की राह में क्या क्या है रोड़े। कई जनजातियों और आदिवासी समूहों में बहुपत्नी या बहुपति की प्रथाएं हैं। समान नागरिक संहिता के बाद इन समूहों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये समुदाय हाल फिलहाल बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। 2014 के चुनाव में इन समुदायों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी को 27 सीटें मिली थी, जबकि 2019 के चुनाव में ये संख्या बढ़कर 31 हो गई। पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 27 आदिवासी सीटों में से 23 पर कामयाबी मिली। आदिवासी बहुलता वाले राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साफ है, समान नागरिक संहिता का रास्ता उतना आसान नहीं जितना दिखा है। हालांकि कानून के जानकारों के मुताबिक विशेष प्रावधानों के जरिए अनुसूचित जनजातियों को खास छूट दी जा सकती है, लेकिन इससे एक देश एक विधान की जो मूल सोच है वो प्रभावित होगी। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते। आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। यानी कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता का रास्ता कठिन भले ही है, लेकिन ये बीजेपी के 3 मूल नारों, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा है। 2 मुद्दे तो पूरे हो गए, तीसरे वादे की बारी है। साफ है कि बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री ने ये बड़ा चुनावी हथियार दे दिया है, जिस पर चर्चा तेज होगी तो बीजेपी की चर्चा और उसके रुख की चर्चा अपने आप हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री ने पार्टी की चुनावी रणनीति साफ कर दी है तो क्या 2024 तक अपने पक्ष में बीजेपी माहौल बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए अब बात कर लेते हैं बाराबंकी की, जहां पर बाहुबली मुख्तार अंसारी को लगा है झटका। कोर्ट ने खारिज की मुख्तार की रिवीजन याचिका। तो याचिका को कोर्ट ने सुनवाई लायक नहीं समझा, तो अपर जिला जज ने पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज की है। एम्बुलेंस गैंगस्टर मामले में दाखिल हुई थी याचिका। तो याचिका में तय आरोपों को किया गया था विरोध। तो याचिका को कोर्ट ने सुनवाई लायक नहीं समझा, तो अपर जिला जज ने पुनरीक्षण याचिका खारिज की है। तो एम्बुलेंस गैंगस्टर मामले में दाखिल ये याचिका थी और इस दौरान याचिका में तय आरोपों को विरोध किया गया था और इसी को लेकर ये याचिका डाली गई थी। लेकिन देखिए याचिका को खारिज कर दिया गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खारिज की है मुख्तार की रिवीजन याचिका। और अधिक जानकारी के साथ बाराबंकी से संवाददाता भोलानाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोलानाथ, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की ये रिवीजन याचिका थी उसको कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया, एक बड़ा झटका। बिल्कुल बता दें, बाराबंकी में एम्बुलेंस प्रकरण की मामला चल रहा था, जिसमें
मुख्तार अंसारी समेत 8-12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान सभी लोगों पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन के द्वारा रिवीजन किया गया था। रिवीजन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लग रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार मुख्तार अंसारी की सुनवाई हुई है, जिसमें आरोप भी तय कर दिए गए हैं। इसके बाद अब न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल भोलानाथ, और देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो आरोप तय किए गए थे उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे और इसी को लेकर ये विरोध जताया गया था। अब अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है भोलानाथ? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बाहुबली मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन के द्वारा न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं थे, उच्च जिला जज के यहाँ उन्होंने रिवीजन किया था, जिसके बाद अभी उनका कहना है कि हम इस प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय में भी रिवीजन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी उच्च न्यायालय में रिवीजन सुना जाता है या उच्च न्यायालय भी रिवीजन को रद्द कर देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ने का नाम कम होने का नाम नहीं ले रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भोलानाथ इस जानकारी को देने के लिए। वहीं कांग्रेस की आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी मुख्यालय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो पार्टी मुख्यालय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। एविएशन स्कूल को बंद करने का मामला सामने आया है। एविएशन स्कूल को बंद करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एविएशन स्कूल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई को याचिका पर करेगा सुनवाई। तो यूपी सरकार द्वारा 2007 से चल रहा एविएशन स्कूल, तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के लिए तैयार है। 7 जुलाई को याचिका पर अगली सुनवाई होगी। अपराध लूट की घटनाओं पर सीटीआई की एडवाइजरी। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल की व्यापारियों के लिए एडवाइजरी। 500 मार्केट एसोसिएशन 50 इंडस्ट्रियल एरिया को भेजे पत्र। तो व्यापारियों को अपनी सुरक्षा पर खुद ध्यान देना होगा। सीटीआई ने यह कहा कि करीब 80% व्यापारी, दुकानदार, मालिक घटना के शिकार। 20 लाख व्यापारियों के लिए जारी हुई सुरक्षा एडवाइजरी। सर्कुलर छपवाकर एक दुकान, फैक्ट्री में बंटवा दे। घटना होने पर फैक्ट्री एसोसिएशन को फोन करें। वही नोटों में चिप लगाएं ताकि लोकेशन ट्रेस हो सके। लॉक वाला बैग इस्तेमाल करें, आगे की तरफ टांगे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।